हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एक कॉम्पीटिंग प्रायोरिटी कि एनवायरमेंटल साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट या इकोलॉजी के साथ साथ हम अपने डेवलपमेंटल नीड्स, हमारे इकोनॉमिक नीड्स को कैसे बेसिकली फाइनली बैलेंस आउट करें। इनफैक्ट आज के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली इस बार के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मींस 2021 के बेसिकली GS2 या जनरल स्टडीज 2 या पेपर 3 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ चुका है। इस सेम बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड एक लेक्चर हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरुआत से बेसिकली शुरू की कि किस तरीके से सबसे पहले गाडगिल कमेटी रिपोर्ट आई, उसको डिस्कार्ड किया गया, बाद में कस्तूरी रंगन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कस्तूरी रंगन कमेटी ने वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन को लेकर क्या क्या मेजर रिकमेंडेशंस दिए और तब से रफली 2014 से इन रिकमेंडेशंस को किसी ना किसी वजह से इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सका है। क्या वो रीजंस हैं, क्यों इनको इंप्लीमेंट करवाना बहुत जरूरी है? कई बार चाहे वो एनजीटी हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट्स को बार बार कहते हैं कि हर साल हम देख रहे हैं कि जो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं या ESA जिनको कहा जाता है, यहां पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या एनवायरमेंटल डिजास्टर्स या डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका इंपैक्ट, चाहे वो केरला के अर्बन फ्लड्स हो, चाहे अवलांच इवेंट्स हो, ये सभी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली इनका जो बेयरिंग होगा वो पॉपुलेशन होगी, गरीब आदमी होंगे, वहां पे रहने वाले लोग होंगे। हो सकता है एवलांचेस की वजह से या डिजास्टर इवेंट्स की वजह से, हो सकता है उनका हैबिलिटेशन इंपैक्ट हो सकता है उनकी रोजी रोटी नेगेटिवली इंपैक्ट हो, एंड अल्टीमेटली वो लोग जो वहां पे इस पूरी बेल्ट में रहते हैं, इन रिकमेंडेशंस के इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से अल्टीमेट सफरर्स माने जाएंगे। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, दिसंबर 4 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक श्री बसवराज बोम्मई, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि जो स्टेट ऑफ कर्नाटक है वो ये कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है वेस्टर्न घाट्स पे, इसको इंप्लीमेंट करवाने के फेवर में नहीं है। ये सारा डिस्कशन हुआ एक वर्चुअल मीटिंग में, और वर्चुअल मीटिंग का जो मेन एजेंडा था कि ये जो रिपोर्ट है इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाया जाए। इसको चेयर किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ने कहा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन तो हैं, लेकिन अगर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के हिसाब से इनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वहां पे रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जो लाइवलीहुड है या उनकी डेवलपमेंटल नीड्स हैं या उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो नेगेटिवली एडवर्सली इंपैक्ट हो जाएंगी। इस वजह से स्टेट ऑफ कर्नाटक इस फेवर में बिल्कुल नहीं है कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो कि वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन पे बेस्ड है उसको इंप्लीमेंट करवाया जाए। इस मीटिंग्स में एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि कर्नाटक का जो ऑपोजिशन है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर हम कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट ना करवाएं, ये अल्टीमेटली वहां के लोगों के लिए, वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वहां की पॉपुलेशन के लिए, खासतौर से ऐसे बेसिकली सेक्शंस के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, पुअर हैं, उनके लिए बहुत ही डिजास्टर्स फाइनली ये साबित हो सकता है दोस्तों। तो इससे पहले डिबेट में हम और एंटर करें, पहले कुछ की रिकमेंडेशंस समझ ली जाएं कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट की। तो जो कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है उसने जो टोटल एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, उसमें से 37% एरिया जो रफली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, उस एरिया इको सेंसिटिव एरिया या ESA या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में डिक्लेयर या कन्वर्ट करने का रिकमेंडेशन दिया है। इसमें से इस 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में से रफली 21,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ये किस स्टेट में फॉल करता है? कर्नाटक में। और ये रफली 1576 बेसिकली विलेजेस को कवर करता है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। रिपोर्ट ने यह रिकमेंडेशन दी है कि जिन एरियाज या 37% जो रफली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है जिसको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, वहां पे किसी भी तरह की माइनिंग में, क्वेरी के लिए या जो रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं या थर्मल पावर प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बेसिकली वहां पर स्टैब्लिश किए जाने पे पूरी तरह बैन होगा। रिकमेंडेशंस ये भी हैं कि जो इंपैक्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का फॉरेस्ट पे, वहां की वाइल्ड लाइफ पे, उसको भी पहले प्रॉपर स्टडी किया जाए
इससे पहले कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को वेस्टर्न घाट्स या इको सेंसिटिव एरियाज ईएसएस में इंप्लीमेंट करवाना शुरू किया जाए उससे पहले। साथ ही साथ कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट की यह भी रिकमेंडेशन है कि जो यूनेस्को का हेरिटेज टैग है वेस्टर्न घाट को, खासतौर से यहां की जो नेचुरल वेल्थ है, यहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, वो टैग इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से हम ग्लोबल और डोमेस्टिक रिकॉग्निशन को बिल्डअप कर सकते हैं यहां की इनॉर्मस नेचुरल वेल्थ जो एग्जिस्ट करती है वेस्टर्न घाट्स में। अगर हम इन कमिटी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो यूनेस्को का हेरिटेज टैग जो वेस्टर्न घाट्स को मिला है वो भी वायलेट होगा। साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एनवायरमेंटल साइंस के लिए, सभी के लिए ये इवेंचुअली एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में कन्वर्ट हो सकता है। वेस्टर्न घाट्स में से रफली 39 साइट्स ऐसी लोकेटेड हैं जो कई स्टेट्स, खासतौर से 3 बेसिकली मेजर स्टेट्स, और 3 में क्या कहूंगा, अगर महाराष्ट्र को आप इंक्लूड कर लें तो टोटल 4 स्टेट्स। इसमें से सबसे ज्यादा जो साइट्स हैं वो केरला में हैं, 19 साइट्स, कर्नाटक में 10 साइट्स, तमिलनाडु में 6 साइट्स एंड महाराष्ट्र में 4 साइट्स। जो बाउंड्रीज हैं साइट्स की वो ज्यादातर केसेस में बेसिकली लीगली डिमार्केटेड हमारे नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या टाइगर रिजर्व्स हैं या फॉरेस्ट डिविजन्स हैं। उनमें पहले से ही जो भी अलग अलग कंजर्वेशन एक्ट हैं, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बेसिकली एक्ट हो, नेशनल पार्क्स के रिकमेंडेशंस हो, उनकी वजह से पहले से ही काफी हाई लेवल प्रोटेक्शन यहां पे अकॉर्ड किया जा चुका है। और इस वजह से इनको इको सेंसिटिव एरिया की तरह मैप करना, डिमार्केशन करना, कमिटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से उन बची हुई साइट्स को भी एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी, जरूरी स्टेप होगा। स्टेट गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि जो भी डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको प्रॉपर्ली असेस किया जाए, साथ ही साथ उसको किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे यहां की वाइल्ड लाइफ, यहां के फॉरेस्ट, यहां के नेचुरल रिसोर्सेज, यहां के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में, साथ ही साथ यहां के रिसोर्सेज को वैल्यू और पूरे रीजन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, पर्टिकुलरली यूनेस्को हेरिटेज टैग के पर्सपेक्टिव में, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है उसमें इन इको सेंसिटिव एरियाज का हाईएस्ट परसेंटेज फॉल करता है, रफली 46.5%। इस वजह से हो सकता है कि कर्नाटका, जिसमें रफली 10 साइट्स हैं, वो इसका हमेशा से अपोज करता रहा है। सेम सिचुएशन केरला में भी है। केरला ने भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं शो किया है इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंटेशन को लेके। इस पर्टिकुलर मैप में आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि वेस्टर्न घाट्स कहां से शुरू हो जाते हैं, रफली गुजरात से शुरू होंगे। और इनफैक्ट 2017 के प्री में क्वेश्चन भी आ चुका है, जो मेरा सेकंड प्री रहा, कि वेस्टर्न घाट्स किन किन स्टेट्स को क्रॉस करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एटसेट्रा एटसेट्रा। अलग अलग गवर्नमेंट्स कर्नाटक में आई और गई, लेकिन उन्होंने बार बार ये जो कमिटी रिकमेंडेशंस है इनको क्यों रिजेक्ट किया? जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से उनको लगता है कि अगर इन रिपोर्ट या इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया तो इन पर्टिकुलर रीजन्स में जो इको सेंसिटिव एरियाज की तरह डिक्लेयर किए जाएंगे उनमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सकता है रुक जाएं, एडवर्सली इंपैक्टेड हो। वहां के लोकल पॉपुलेशन के लिए जो उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, वो शायद पूरी ना कर पाए, इंडस्ट्रीज ना लग पाए, कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, माइनिंग ना हो पाए, क्वेरिंग ना हो पाए। इसके साथ रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज को भी स्टैब्लिश आप वहां नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वहां के डेवलपमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ऐसा मानना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि कर्नाटक हमेशा से एक डिस्टिंक्शन मेंटेन करता आया है कि हमारा बहुत एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न घाट्स की बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, बेटर किया जा सके। तो इनके हिसाब से ऐसा लगता है कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाना शायद इतना क्रिटिकल उनको शायद दिखाई ना दे। जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है इसको सैटेलाइट इमेजेस और कई सारे एकेडमिक इनपुट्स के बेसिस पे बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये हो सकता है रियलिस्टिक ना हो सकता है ग्राउंड रियलिटीज बेसिकली डिफरेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट का यह भी आर्गुमेंट है कि वहां के लोगों ने पहले से ही जो एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको एक इको फ्रेंडली मैनर में अडॉप्ट कर लिया है, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम हो। इसके अलावा
स्टेट गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वहां के लोकल पॉपुलेशन स्टेट गवर्नमेंट की रही है कि किस तरीके से हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को एनहांस कर सके, जो हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रोविजंस को बेसिकली इंप्लीमेंट करवा सके। और इस वजह से एक और नया लॉ लाना या और बेसिकली रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना और उसकी वजह से वहां के लोकल लाइवलीहुड, वहां के लोकल पॉपुलेशन को एडवर्सली इंपैक्ट करना, उनके डेवलपमेंट को, शायद एक अच्छा स्टेप नहीं होगा। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स स्टेट ऑफ कर्नाटक लगातार देता आ रहा है। और खास तौर से अगर आप उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को देखें, उन्होंने हमेशा से बहुत फियर्सली कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को अपोज किया है, क्योंकि उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में रफली 600 से भी ज्यादा जो विलेजेस हैं, वो अगर इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाया तो इको सेंसिटिव एरिया में फॉल करेंगे। तो इस वजह से वहां के लोगों, वहां के विलेजेस, टोटल 1575 विलेजेस है, जिसमें 600 सिर्फ उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं। तो ऑब्वियस बात है लोकल पॉलिटिक्स हो सकता है यहां पे ज्यादा एक्टिव रही हो दोस्तों। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, इससे पहले जब चीफ मिनिस्टर श्री सीतारामैया थे, उन्होंने भी इस रिपोर्ट के 2014 में इंप्लीमेंटेशन को बेसिकली अपोज किया। इसके बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उन्होंने भी इसको बार बार अपोज किया। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो 2014 से कई बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कर्नाटक को भेज चुकी हैं कि अब आप फाइनल कर लीजिए आपके जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स के, इन लाइन विद कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है वो बहुत फर्म है इस बात पे कि हम इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के ना ही तो मूड में है, ना ही हम फेवर में है, क्योंकि हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है कि वहां की डेवलपमेंटल नीड, बेसिकली वहां की इकोनॉमिक नीड्स, वहां के इकोलॉजिकल नीड्स या वहां के एनवायरमेंटल साइंस नीड्स के बेसिकली हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दें। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन वहीं आप एक्सपर्ट्स की बात सुने कि अगर इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करवाया तो वेस्टर्न घाट्स में क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसको भी क्विकली देख लिया जाए ताकि आपको आर्गुमेंट के दोनों साइड्स बेसिकली समझ में आ जाए। जैसे प्रोफेसर एट सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC, जो इंडिया का सबसे बेस्ट टेक्निकल प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है, वहां के प्रोफेसर का कहना है कि जो चेंजेस हम क्लाइमेट बेसिकली में देख रहे हैं, चाहे हमारे रेकरिंग फ्लड्स हो, ड्रॉट्स हो, लैंडस्लाइड्स हो या इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो, जिसकी वजह से सभी की लाइवलीहुड, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट पड़ेगा नेशन की इकोनॉमी में। इस वजह से इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए, वेस्टर्न घाट्स का जो इकोसिस्टम है पहले से बहुत सेंसिटिव है, बहुत फ्रेजाइल है, और इस वजह से हम लगातार इन डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी में, नेचर में, इंटेंसिटी में, इंपैक्ट में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देख रहे हैं। उसका मेजर रीजन यही है कि एक्चुअली हम इस इकोसिस्टम को छेड़ते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इसकी वजह से डिजास्टर्स का होना और डिजास्टर से रिकवर करने के लिए फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना, बहुत लोगों की जान जाना, बहुत लोगों का हो सकता है ऑक्यूपेशन खत्म हो जाए, रिसोर्सेज खत्म हो जाए, लाइवलीहुड खत्म हो जाए, उनको रिस्टोरेशन करना, उनको रिहेबिलिटेशन करना, रिजुविनेशन, वो कॉस्ट हो सकता है कहीं ज्यादा पड़े अल्टीमेटली पूरे स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड इंडिया एज ए कंट्री को, कंपेयर टू अगर आप इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करें। इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत इकोनॉमिक या डेवलपमेंटल इंपैक्ट हो, लेकिन वो कहीं ज्यादा कम होगा कंपेयर टू अगर हमने ये रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करवाया और वहां पर जिस स्पीड से या जिस ट्रेंड में कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स या डिजास्टर इवेंट्स देखने को मिले हैं, इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते रहे। सिमिलरली बहुत एमिनेंट बेसिकली रिसर्चर्स डॉक्टर रामचंद्रा, उन्होंने कहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट के, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, बहुत एक्सटेंसिव स्टडीज के बाद बनाई गई है, और स्टेट गवर्नमेंट बेवजह के आर्ग्यूमेंट देने के बजाय इस बेसिकली रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाना शुरू करें। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं जोसेफ हूवर, उनका कहना है कि अभी क्लियरली हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ टाइम में कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, चाहे रेनफॉल पैटर्न्स हो, चाहे थंडरस्टॉर्म्स हो, चाहे ड्रॉट्स हो, एवलांचेस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, अर्बन फ्लडिंग हो, ये नेचर और पीपल दोनों को इंपैक्ट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी हो सकता है 20 साल पुरानी थॉट प्रोसेस में ही बेसिकली जी रही हो। एक तरफ तो बॉम्बे जैसी सिटी अपना खुद का क्लाइमेट एक्शन प्लान बना रहे हैं, वहीं पे 2014 से ये बहुत साइंटिफिक जो रिकमेंडेशंस हैं कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट की, इनको बहुत
रिसर्च करने के बाद रेकमेंड किया गया है, फिर भी गवर्नमेंट इनको इंप्लीमेंट करवाने की डायरेक्शन में कोई स्टेप उठाती हुई नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट सच में कर्नाटक के 22 करोड़ लोगों की चिंता करती है, या सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, जिसमें केरला भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, तमिलनाडु में आएगा, जो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कम से कम 80 to 90% जो रिकमेंडेशंस हैं कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट की, उनको इंप्लीमेंट करवाना ही होगा। जितना आप डिले करेंगे उतनी ज्यादा आप रिस्क में डाल रहे हैं इस 22 करोड़ की पॉपुलेशन को। अल्टीमेटली अगर कोई मेजर डिजास्टर होता है, मेजर कैटास्ट्रॉफ होती है, तो वो इन आम लोगों को, इन 22 करोड़ लोगों को, जो बिना डिफरेंशिएशन की आप किस कास्ट, किस रिलीजन, आप रिच हैं या पुअर हैं, आपकी स्किन का कलर क्या है, कुछ नहीं देखेगा, सबको बराबर से इंपैक्ट करेगा। इससे पहले ऐसा कोई मेजर इवेंट हो, जिसमें से कुछ इवेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टाइम के साथ ये और सीवियर होते जाएंगे, इन बेसिकली रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाना ही होगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का बेसिकली डिस्कशन रहा सिक्के के दोनों पहलू के। मुझे लगता है अगर आप मेरी बात माने तो सुप्रीम कोर्ट कई बेसिकली जजमेंट्स में क्लियर कर चुका है। इसके अलावा ये रिकमेंडेशंस बहुत साइंटिफिक रिकमेंडेशंस हैं। कई बार हो सकता है शॉर्ट टर्म गेन की वजह से या शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन की वजह से जो मीडियम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम नजरअंदाज करना शुरू कर दें। कई बार यह भी हो सकता है कि अगर हमने इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाना शुरू किया तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक पे एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोडल बेसिकली एजेंसी है इन सारी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाने को, साथ ही साथ हमारी बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करते हुए, उनको साथ में लेते हुए किसी ना किसी एमिकेबल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे ही। और जो रिकमेंडेशंस हैं, जिस तरह के क्लाइमेट इवेंट चल रहे हैं, मुझे लग रहा है वो रिकमेंडेशंस या वो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाने को लेकर ही निकलेगा। कोई तरीका नहीं है कि हम इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाने से बच जाएं या हमें रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे उतना जल्दी हम मेजर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स को टालने की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे, जिससे हम एक्चुअली इन 22 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड, लाइफ, मटेरियल, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, इनके घर, इनकी जो डिपेंडेंसी है बेसिकली वेस्टर्न घाट्स पे, उस सबको भी बचा पाएंगे। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म गेन्स की वजह से मीडियम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स गेन्स या जो फायदे हैं, इंपैक्ट हैं, उनको अभी शायद हम जानबूझ के या अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हों, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट या बेसिकली प्रूडेंट पॉलिसी डिसीजन नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है इन इंप्लीमेंटेशंस को, इन रिकमेंडेशंस को तुरंत लागू करवा देना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।